नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने बाल्यावस्था और शिशुअवस्था को हम पढ़ रहे थे। शिशुअवस्था को हमने बाल विकास के अंदर हमारी जो पहली अवस्था होती है, जन्म लेने के बाद जो हमारी पहली अवस्था होती है, उस अवस्था को आज पिछली वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आज जो हमारे जन्म लेने के बाद जो हमारी दूसरी अवस्था होती है, बाल्यावस्था, उस अवस्था की बात हम आज करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बाल्यावस्था रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, आज की अवस्था की, जिसका नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बाल्यावस्था की जो शुरुआत होती है, हमारी जो इस अवस्था की जो शुरुआत होती है, जब शिशुअवस्था का अंत होता है, यानी 5 या 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष से लेकर ये अवस्था कब तक चलती है? 12 या 13 वर्ष तक। 12 या 13 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है इस अवस्था की, कि इस अवस्था के अंदर हमारी जो सामाजिकता की भावना जो होती है, एक बच्चे के अंदर सामाजिकता के गुण जो होते हैं, वो उसके अंदर अभी इस अवस्था के अंदर क्या है, पैदा होने लग जाएंगे, यानी कि वो अब सामाजिकता की ओर बढ़ने लग जाएगा। शिशुअवस्था में क्या था कि बच्चा जो था वो अपने परिवार पे डिपेंड था, अपने परिवार पर डिपेंड था, यानी वो स्वार्थी था, अपने आप से मतलब था, आत्मनिर्भर नहीं था। अब इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। दूसरी, वो इस अवस्था के अंदर क्या है, सामाजिकता की ओर बढ़ेगा। स्वार्थ की भावना उससे हट जाएगी, वो अपनी प्रशंसा चाहेगा, खुद ये चाहेगा कि मैं जो भी काम करूं उसकी मुझे प्रशंसा मिले। बहिर्मुखी हो जाएगा बच्चा, विचारों की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो जाएगी, अनेक प्रकार के विचार उसके माइंड के अंदर आएंगे। जिज्ञासा की जो बात हमने शिशुअवस्था के अंदर की थी, वो जिज्ञासा यहाँ पे क्या है, इस अवस्था के अंदर बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। उस अवस्था के अंदर जिज्ञासा थी बच्चे के अंदर, परंतु इस अवस्था के अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रबलता उस जिज्ञासा के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस अवस्था के उपनाम की बात करेंगे। इस अवस्था के उपनाम की बात करेंगे कि यानी इस अवस्था के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस अवस्था के पहले उपनाम की, तो इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर एक बच्चे के मस्तिष्क के अंदर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। दूसरी बात, इस अवस्था के अंदर हमारा मानसिक विकास बिल्कुल धीमा हो जाता है, परंतु उसके अंदर विचारों की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार उसके माइंड के अंदर हर एक टाइम के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी अभिरुचियों में परिवर्तन होगा। अभिरुचियों में परिवर्तन, यानी कि जब विचारों में परिवर्तन देखने को मिलेगा हमारे, यानी कि एक बालक के विचारों के अंदर बार बार जब परिवर्तन आएगा तो क्या होगा कि उसकी रुचियों में भी बदलाव आएगा, क्योंकि वो जब घर से बाहर निकलेगा, स्कूल के अंदर जाएगा, यानी कि अपने सामाजिकता के अंदर लोगों से मिलेगा, समाज से मिलेगा, तो समाज की अनेक प्रकार की बातें उसके सामने रखी जाएगी और उन बातों को सुनकर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बातें सुनकर उसके माइंड के अंदर जो विचार चल रहे होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इस अवस्था को टोली व समूह की अवस्था भी कहा जाता है। समूह की अवस्था कहा जाता है। टोली व समूह की अवस्था क्या होती है कि ये जो अवस्था जो होती है हमारी, ये अवस्था हमारे आरंभिक विद्यालय की आयु होती है। हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं इस अवस्था के अंदर, और जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे और उन बच्चों में से जो हमें अच्छा लगेगा या जो हमारे विचारों से मेल खाता होगा, हम उस बच्चे के साथ क्या है, एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, एक टोली बनाएंगे और उनके साथ ही रहना पसंद करेंगे। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, आरंभिक
विद्यालय की आयु। अब देखिए विद्यालय में जब वो जाएगा, एक बच्चा विद्यालय में जब जाएगा तो क्या होगा, उसके विचारों में क्या है, परिवर्तन भी आएगा और दूसरी उसका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा शार्प होगा। शार्प होगा तो क्या होगा, वो बच्चा क्या है, बहिर्मुखी बनेगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी कि अब वो क्या करेगा कि एक चीज को सुनकर उस चीज के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न और क्या करेगा, उनके अर्थ को जानने की कोशिश करेगा, यानी कि उस चीज के डीपली में जाने की कोशिश करेगा। बहिर्मुखी बनेगा वो बच्चा। क्या हो, इसके साथ बहिर्मुखी के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था का अर्थ क्या होता है कि श्रेष्ठावस्था में एक शिशु जो होता है वो किसी भी बात का तर्क नहीं करता, उसके पास वो अतार्किक होता है, यानी कि कोई भी बात जब वो रखेगा अपनी, पहली बात तो उस अवस्था के शुरुआत में तो वो बोल नहीं पाता कुछ भी, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो तर्क तो वो करेगा ही नहीं किसी बात का। आप उसे जैसा भी दोगे वो उसी के अंदर क्या होगा, अपने आप को संतुष्ट हो जाएगा। परंतु इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो भी चीज उसको दी जाएगी इस बालक को, तो वो बालक उस चीज के ऊपर क्या करेगा, तर्क करेगा, यानी कि वो अवस्था, इस अवस्था के अंदर क्या है, बच्चा अब मूर्त चिंतन भी करने लगेगा। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। यानी कि अब हमारे सामने दो चिंतन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। यानी कि पहला कौन सा होता है, मूर्त चिंतन, और दूसरा कौन सा होता है, अमूर्त चिंतन। देखिए अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन में फर्क क्या है। देखिए जिस चीज को आपने देखा है, क्या जिस चीज को आपने देखा है या जिस चीज को आपके सामने प्रेजेंट में आपके सामने है, उस चीज के बारे में अगर कुछ भी आप सोच रहे हो तो वो आपका मूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कि आपको मैं बोलूं ताजमहल, आप में से कुछ बच्चों ने क्या है कि ताजमहल को देखा है, तो एक माइंड के अंदर एक उसके बारे में अभी एक चित्र बन गया और आप उसके बारे में अब सोचने लगे हो। साइकोलॉजी इफेक्ट है ये, कि जिस चीज को हमने देखा उस चीज के माइंड के अंदर एकदम से उसकी बातें सामने आती है और हम फिर उस चीज के बारे में एक इमेज जो है हमारे सामने बन जाती है, फिर हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो वो हमारा मूर्त चिंतन है। या फिर मैं आपके सामने कोई गाय है, आपके सामने एकदम से कोई गाय आ गई और आपने उसको देखा और देखते ही फिर उसके अंदर कुछ अलग से दिखा तो और आपने उसके बारे में सोचा, तो वो आपका मूर्त चिंतन है, क्योंकि वो चीज आपके सामने है, सामने है तो मूर्त चिंतन है। अब मैं बोलूं कि ऐसी कोई चीज, जो चीज आपने आज तक कभी नहीं देखी, बस उस चीज के बारे में सुना है, यानी कि ऐसी कोई चीज, यानी मैं बोलूं कि आप अमेरिका गए हो, तो क्या होगा, नहीं गए, कुछ गए होंगे, बट हम लोग जो नहीं गया फिर भी हम अमेरिका के बारे में आज जानते हैं ना कुछ। आपने ट्रंप को देखा है कभी, नहीं देखा, बट ट्रंप को जानते हैं ना, टीवी में देखा है, फेस टू फेस सामने नहीं देखा उसको, फिर भी हम उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कि जिस चीज को हमने नहीं देखा हम फिर भी उस चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं, भगवान है, भगवान को देखा है किसी, फिर भी एक इमेज बनी हुई है माइंड के अंदर, नहीं देखा फिर भी अगर मैं बोलूं कि हनुमान जी, तो एक इमेज बनी हुई है कि इस तरह से दिखते हैं, तो वो इमेज जो होगी वो आपका अमूर्त चिंतन है। ठीक है, तो इस तरह का चिंतन क्या करेगा, इस तरह का जो अमूर्त चिंतन होता है वो बच्चा किशोरावस्था में जाकर करता है, परंतु जो हमारा मूर्त चिंतन होता है वो इस अवस्था के अंदर यानी बाल्यावस्था के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इस अवस्था में समलैंगिक अवस्था भी होती है। समलैंगिक अवस्था, समलैंगिक अवस्था का अर्थ क्या होता है, समलैंगिक का मतलब कि जिस बालक का जो लिंग होगा वो उसी लिंग के ऊपर क्या आकर्षित होगा और उसी लिंग के साथ रहना पसंद करेगा। यानी कि अगर कोई लड़का है तो क्या करेगा, वो लड़के के साथ ही रहना पसंद करेगा, उसके ग्रुप में सभी लड़के ही लड़के होंगे, कोई लड़की नहीं होगी।
ठीक है, अगर कोई लड़की है तो उसके ग्रुप में सारी लड़कियां ही लड़कियां होगी। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वो समलिंगी, अपने ही लिंग के समान आकर्षित हो रहा है, अपने ही लिंग के जैसे व्यक्ति के साथ आकर्षित हो रहा है। समलैंगिकता इसके अंदर पाई जाती है। और जो विषम लैंगिक अवस्था जो होती है हमारी, वो हमारी किशोरावस्था होती है, क्योंकि किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हम हमारे लिंग के अन्य जो अविषम लिंगी जो होगा, यानी कि अगर वो लड़का है तो वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगी। इस तरह की जो क्रिया होती है वो हमारी किशोरावस्था में होती है, परंतु बाल्यावस्था के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। कौन सा? मिथ्या परिपक्वता का काल। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या होता है? झूठी परिपक्वता, या हम इसे बोल सकते हैं चरम परिपक्वता। ये अवस्था होती है हमारी झूठी परिपक्वता की, यानी कि इस अवस्था के अंदर 5 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 12 से 13 वर्ष का बच्चा किसी प्रकार से कोई परिपक्व नहीं होता है किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए। फिर भी वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर साबित करने की कोशिश करेगा कि मेरे से ज्यादा कोई मैच्योर नहीं है। आप उसे जो काम कहोगे वो काम को ये कहेगा कि मैं ये काम जरूर करूंगा, क्योंकि ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। फिर अगर कुछ मम्मी ने अगर बोलते घर से बाहर क्यों जा रहा है, तो कहता मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। यानी कि इस प्रकार से क्या है कि वो झूठी परिपक्वता दिखाने की कोशिश वो करेगा, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये हमारा जीवन का अनोखा काल भी होता है। जीवन का अनोखा काल, या हम इसे कह सकते हैं दूसरा महत्वपूर्ण काल। क्या कह सकते हैं? जीवन का अनोखा काल या दूसरा महत्वपूर्ण काल। यानी कि पहला हमारा जो महत्वपूर्ण काल होता है, यानी कि हमारी शुरुआती 2 अवस्थाएं होती है, पहली शैशवावस्था और दूसरी जो बाल्यावस्था है। ये दोनों अवस्थाएं क्या है कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारी नींव होती है। यानी कि इन दोनों को अवस्थाओं को एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव मानी जाती है। यानी कि इस 2 अवस्थाओं के अंदर जो विचार, जो भावनाएं, जो सद्भावनाएं, जो प्रकार के गुण अगर जिस व्यक्ति के अंदर पैदा होंगे, वो विचार, वो अभिव्यक्तियां क्या है कि आगे तक चलकर उसके साथ रहने वाली है। इसलिए इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल या दूसरा महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। और इसके साथ इस अवस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं। खेल की अवस्था, देखिए खिलौनों की आयु जो है वो हमारी शैशवावस्था होती है, परंतु खेल की जो अवस्था होती है हमारी, वो हमारी बाल्यावस्था होती है। ये याद रखना, ये बात यहाँ कंफ्यूज करती है। कई बार यहाँ खिलौनों की अवस्था भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ खिलौनों भी लिखा आ सकता है, खिलौनों की अवस्था भी कह सकते हैं बाल्यावस्था को, या हम खेल की अवस्था भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल की अवस्था, यानी कि इस अवस्था के अंदर क्या होगा, बच्चा अनेक प्रकार के खेल खेलेगा। यानी कि जैसे जैसे वो टोली या समूह के अंदर रहेगा, समूह के साथ रहने से क्या होगा, वो अनेक प्रकार के खेलों के बारे में जानेगा और दिन प्रतिदिन क्या करेगा, निरुद्देश्य भटकता उनके साथ रहेगा और फिर क्या करेगा, उनके साथ नए नए खेल खेलेगा। तो ये थे कुछ हमारे उपनाम जो बाल्यावस्था को उपनाम दिए गए हैं या हम उसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, वैचारिक क्रिया की अवस्था। फिर बात आती है अभिरुचियों में परिवर्तन। फिर बात आती है टोली समूह की अवस्था। फिर बात आती है आरंभिक विद्यालय की आयु। फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। फिर बात आती है तार्किक चिंतन की अवस्था। फिर बात आती है मूर्त चिंतन की अवस्था, समलैंगिक अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल, जीवन का अनोखा काल या दूसरा महत्वपूर्ण काल इस अवस्था को कहा जाता है। तो ये उपनाम थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कथनों की। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब कुछ कथनों की बात हम करते हैं। कथन जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बाल्यावस्था के बारे में अपने अपने कथन दिए थे, उनमें सबसे पहला जो कथन है हमारा वो है रोस का। रोस ने क्या कहा इस अवस्था के बारे में? बाल्यावस्था मिथ्या छद्म झूठी परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या छद्म झूठी परिपक्वता का काल है। ठीक है, बाल्यावस्था को छद्म झूठी परिपक्वता का काल किसने कहा? इस रोस ने कहा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था बाल्यावस्था को, तो कौन था? ये हमारा रोस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक ने क्या कहा इस अवस्था के बारे में, वो देखते हैं। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। जीवन का अनोखा काल, सॉरी, जीवन का अनोखा काल नहीं, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि एक संवेग जो होता है हमारा द्वेष, द्वेष नामक एक संवेग जो है वो हमारे अंदर अत्यधिक मात्रा में विकसित होता है इस अवस्था के अंदर। इसलिए एक प्रतिद्वंद्वात्मक यानी कंपटीशन की भावना जो है वो एक बच्चे के अंदर पैदा होने लग जाती है इस अवस्था के दौरान। यानी कि जब वो टोली और समूह के अंदर रहेगा, अनेक प्रकार के अपने मित्रों से घिरा हुआ रहेगा, जब मित्रों से वो घिरा हुआ रहेगा तो उनके विचार, उनके रहन सहन और उनकी आदतों के साथ से परिचित होगा। और अगर वो कुछ भी अलग करेंगे, यानी कि कुछ भी ऐसा करेंगे जो बहुत अलग होगा या हटके होगा, और वो काम अगर वो नहीं कर पाएगा तो उससे द्वेष की भावना पैदा होगी। यानी कि अगर किसी अन्य बच्चे की आप किसी बच्चे के सामने प्रशंसा कर दीजिए, फिर देखिए कि वो बच्चा जो होगा वो इस अवस्था के दौरान, यानी कि इस अवस्था के दौरान वो बच्चा उससे द्वेष की भावना उस बच्चे से कर लेगा। यानी कि क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि कोई टीचर अगर क्लास के अंदर दो फ्रेंड है, आप इस उदाहरण से समझिए कि दो फ्रेंड है क्लास के अंदर, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है बाल्यावस्था के दौरान। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक मैडम ने एक दोस्त की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी, तो क्या होगा कि जो दूसरा फ्रेंड होगा वो उसमें एक जेलस की भावना, एक द्वेष की भावना उस बच्चे को लेकर, अपने फ्रेंड को लेकर पैदा हो जाएगी। तो इस कारण इस किलपैट्रिक ने क्या किया कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मनोविज्ञानी की, पॉल वैन ब्रुश। पॉल वैन ब्रुश ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा। पॉल वैन ब्रुश का कहना था कि जो बाल्यावस्था होती है वो हमारे जीवन का बहुत ही अनोखा काल या महत्वपूर्ण काल होती है। एक इम्पोर्टेंट लाइफ, एक बच्चे के गुणों के अंदर विकास की एक अवस्था होती है। इस कारण इसके अंदर क्या है कि अनोखापन आ जाता है, यानी बच्चा सामाजिकता से जुड़ रहा है। अब सामाजिकता उसे कैसे वातावरण हम प्रोवाइड करवा रहे हैं सामाजिकता के अंदर, यानी कि हम कैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, वो वातावरण उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। कि जैसे ही वो घर से बाहर जाएगा तो आस पड़ोस में आपका कैसा वातावरण है, आपके समाज का कैसा वातावरण, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज के आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके गुणों का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए पॉल वैन ब्रुश ने क्या कहा कि जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो दूसरों के विचारों को, दूसरों के व्यवहार को और दूसरों के आचरण को अपनाता है। इसलिए एक अनोखा काल हमारा होता है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंग की। स्ट्रेंग ने क्या कहा इस अवस्था के दौरान कि शायद ही ऐसा कोई खेल होगा, शायद ही कोई
ऐसा खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक न खेला हो। यानी कि किसका कहना था ये? स्ट्रेंग ने क्या कहा कि शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक न खेला होगा। एक सिंपल सी बात इसने कही थी कि शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष का बालक न खेला हो, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है? समूह में है, मित्रों के साथ है, दोस्तों के साथ है, घर से बाहर निकला है। अब उसे खिलौनों की जरूरत नहीं है, अब उसे मित्रों की जरूरत है। और जब मित्रों के साथ वो रहेगा तो अनेक प्रकार के खेल भी उसके सामने आएंगे और उन खेलों को वो क्या करेगा? खेलेगा। इसलिए इस अवस्था के लिए स्ट्रेंग ने कहा कि इस अवस्था के अंदर शायद ही कोई ऐसा बालक होगा जो 10 वर्ष की उम्र के अंदर कोई भी खेल ना खेला हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा इस अवस्था के बारे में? क्रो एंड क्रो ने इस अवस्था के बारे में कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। यानी कि जो 20वीं शताब्दी है हमारी, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंदर हमें मनोविज्ञान के अंदर एक ऐसा विज्ञान मिला जो आज तक हमारे साथ चलता आ रहा है। उसी मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है एक बालक की। क्योंकि जब हम किसी मनोविज्ञान क्या कहती है हमें? साइकोलॉजी क्या कहती है? किसी मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, कि मानव का व्यवहार तो तब हम अध्ययन करेंगे जब हम उसके नियम को जानेंगे। किसी भी चीज की बारीकी को, किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए हमें उसकी शुरुआती पल को जानना होगा। और शुरुआती पल हमारा क्या होता है? हमारा बचपन होता है, हमारी शिशुअवस्था होती है, हमारी गर्भावस्था होती है, हमारी बाल्यावस्था होती है। ये तीनों अवस्थाओं के बारे में अगर आपने जान लिया, या अब एक बच्चे की शिशुअवस्था और बाल्यावस्था को अगर आपने जान लिया, उसके आचरणों को अगर समझ लिया, तो फिर आप किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को भी जान जाएंगे। इसलिए एक हमारी महत्वपूर्ण अवस्था होती है, एक महत्वपूर्ण शाखा होती है हमारी मनोविज्ञान के अंदर एक मानव के व्यवहार को जानने के लिए। इसलिए इस क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी। बालकों के व्यवहार को, उनके आचरण को जान के फिर हम एक मानव के व्यवहार को समझ पाएंगे। इसलिए इसे 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी इसने कहा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेनम की। स्टेनम ने क्या कहा कि एक बालक जो है, बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। यानी कि क्या होगा कि शिशुअवस्था में तो वो घर तक सीमित था, अपने माता पिता पर डिपेंड था, माता पिता के साथ ही रहता था, अपने परिवार के लोगों के साथ, अभिभावकों के साथ वो रहता था। अब क्या होगा? घर से बाहर निकलेगा। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा संसार आएगा जिस संसार के बारे में हम नहीं जानते। आज आप अपने घर पे रह रहे हो, आप हनुमानगढ़ या गंगानगर के अंदर रह रहे हो, यहां से निकलकर आपको अगर किसी दूसरी स्टेट के अंदर भेज दिया जाए तो क्या लगेगा? अनजान सा लगेगा ना एकदम, कि अनजान से लोग कहां से आ गए और ये मतलब मैं इनको कैसे पहचान। तो फिर क्या होगा? एक उन लोगों के बारे में जानने की एक इच्छा जागृत होगी। आपको किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाए तो फिर क्या होगा? उस कंट्री के बारे में आपके अंदर एक जानने की इच्छा जागृत होगी कि इस कंट्री के बारे में हम कुछ ना कुछ नया जाने। अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया जाने। ऐसा ही क्या होगा? उस बच्चे के साथ होगा। जब वो घर से बाहर निकलेगा तो एक संसार दिखेगा, ऐसा संसार जिस संसार को उसने कभी नहीं देखा। अजीब व गरीब, अजीब प्रकार के व्यवहार और अजीब प्रकार के अलग अलग लोग उसे दिखाई देंगे, जिनके विचार अलग अलग होंगे, उनके चेहरे अलग अलग होंगे, उनकी अभिव्यक्तियां अलग अलग होगी, सब कुछ उनका अलग अलग होगा, उनकी बातें अलग अलग होगी।
तो फिर उन बातों को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को जानने की एक इच्छा जो है वो उस बच्चे के अंदर क्या होगी, जागृत होगी। इसीलिए क्या होता है कि स्टेनम ने क्या कहा कि एक बच्चा जो है वो अपने आप को अति विशाल संसार, उसका संसार वही है, वही समाज ही उसका संसार है अभी तक। तो उस संसार में जब वो जाएगा तो फिर क्या करेगा, उस संसार के बारे में जानने की इच्छा जागृत उसके अंदर होगी। ये किसने कहा था, स्टेनम ने कहा। फिर बात आती है अगले मनोविज्ञानी की, जिसका नाम था फ्राइड। फ्राइड ने इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा। कि बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी निर्माणकारी अवस्था होती है, एक निर्माण की अवस्था होती है। यानी कि शेष अवस्था में क्या किया हमने, उसमें आचरण, उसके व्यवहार, उसके आचरण को डाला। यानी कि शेष अवस्था में हमने एक नींव तैयार की, उस नींव का अब हमें उसके ऊपर निर्माण करना है। निर्माण करने के लिए हमने उसे घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकालने का मतलब अब हमने उसे विद्यालय भेजा। वहां जाकर वो क्या करेगा, अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करेगा। ज्ञान में वृद्धि करेगा तो उसके आचरण, उसके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, उसके अभिरुचियों में परिवर्तन आएगा, तो एक अच्छे व्यक्तित्व का उसका निर्माण होगा। हम चाहते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी, हम सभी की एक सोच है कि एक बच्चे को, यानी कि जब हम स्कूल पहली बार बच्चे को भेजें तो एक ऐसे स्कूल में भेजें जिस स्कूल के अंदर अच्छा अनुशासन हो, अच्छा डिसिप्लिन, ठीक है, अच्छा मतलब अच्छे टीचर्स हो, वहां पे अच्छे से पढ़ाई होती हो, एक अच्छा वातावरण उस स्कूल का हो। ऐसे स्कूल में हम शुरुआत में भेजने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बच्चे का निर्माण जब होने वाला हो तब उसमें मजबूती आए और फिर आगे चलकर वो मजबूती बनी रहे। इसलिए इस फ्राइड ने क्या कहा कि एक निर्माणकारी अवस्था है, आप इस अवस्था के अंदर जो बच्चे के अंदर डालोगे वो चीजें उसके अंदर परिपक्व हो जाएगी और वो किशोरावस्था के अंदर वो चीजें भी शामिल हो जाएगी, यानी साबित वहां होगी वो जाकर। एक बच्चे को बाल्यावस्था में, आप एक छोटे बच्चे को अगर आप ये कहो कि चोरी करना बुरी बात नहीं है, बार बार उसे सिखाओ ये चीज। घर के अंदर आप उसे छोटी मोटी गलती के लिए आप उसे मना करो, कुछ भी मत कहो। यदि उसने कुछ गलत किया तो आपने उसे डांटा नहीं, तो क्या होगा, वो चीजें धीरे धीरे क्या होगी, किशोरावस्था में जाकर वो परिपक्व हो जाएगी उसके माइंड के अंदर कि ये चीजें गलत नहीं है, मुझे जब पहले नहीं डांटा गया तो शायद अब भी मुझे नहीं डांटा जाएगा। एक बच्चा गलत कब बनता है, जब हम बाल्यावस्था के अंदर यानी बचपन में उसे हम उन चीजों के लिए नहीं डांटे जो चीजें वो गलत कर रहा होता है। फिर हम किशोरावस्था में जाकर कहते हैं कि ये तो बिगड़ चुका है। बिगड़ा वो नहीं है, बिगाड़ा आपने है। क्यों? क्योंकि हमने बाल्यावस्था के अंदर जब उसके निर्माण की अवस्था थी, उस अवस्था के अंदर हमने उस बच्चे को क्या किया कि खुला छोड़ दिया। फिर किशोरावस्था में संभालने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस फ्राइड ने कहा कि ये निर्माणकारी अवस्था है, आप इसे संभाल कर रखिए और इसे अच्छे से इसे निर्माण कीजिए एक बच्चे का। ये हमारे कुछ कथन थे हमारे इस बाल्यावस्था को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की इस अवस्था की। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इस अवस्था की विशेषताएं। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे सामने एक पहली विशेषता ये आती है कि इस अवस्था के अंदर हमारा विकास जो है, विकास की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। यानी कि हमारे मस्तिष्क के विकास की, मानसिक विकास की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। क्या? कि बाल्यावस्था के अंदर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है और बच्चे के अंदर किसी प्रकार की चंचलता नहीं रहती और बच्चे में
चंचलता की कमी रहती है। चंचलता की कमी रहती है कि जब बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा यानी मानसिक विकास उसका रुक जाएगा तो एक व्यवहार के अंदर जो चंचलता जो होती है हमारी बाल्य शिशुअवस्था के जब अंत में एक जो चंचलता थी एक बच्चे के मन के अंदर, वो चंचलता जो होती है, एक भोलापन जो होता है वो बच्चे का वो चला जाता है। एक भोलापन एक चंचलता जो होती है बच्चे की वो अब चली जाएगी, क्योंकि अब क्या है उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। स्कूल का प्रेशर अलग से, घर वालों का प्रेशर अलग से, किताबों का एक बैग का प्रेशर अलग से, उसे सुबह तैयार करके हमने स्कूल भेजा, स्कूल से आया फिर स्कूल से घर आकर उसे ट्यूशन भेज दिया, इस प्रकार के एक प्रेशर में वो बन जाएगा। इस वजह से क्या है कि इस अवस्था के अंदर चंचलता की बहुत कमी रहती है, मानसिक विकास उसका अवरुद्ध है, मानसिक विकास बिल्कुल धीमा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि उसकी मानसिक विकास अवरुद्ध होने का मतलब उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध है, यानी कि मानसिक विकास के साथ साथ क्या चलता है हमारा शारीरिक विकास भी चलता है। तो शारीरिक विकास भी क्या करेगा, इसमें धीमा होगा। ठीक है, जितना हमारा शिशुअवस्था में शारीरिक विकास या मानसिक विकास हुआ था 3 वर्ष तक 50%, अंत में 90%, वो विकास यहाँ बिल्कुल धीमा रह जाता है। ठीक है, मैंने शुरुआत में बोला कि सततता या निरंतरता का विकास बताया था, नियम विकास का एक नियम बताया था। उस नियम में क्या बताया था कि विकास जो है वो कभी धीरे कभी तेज ऐसे रहेगा। तो शिशुअवस्था में क्या था, हमारा विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, फिर बाल्यावस्था में बिल्कुल धीमापन आ जाता है, ये नाम एकदम नीचे गिर जाता है। जब हम अधिगम के अंदर अधिगम वक्र नाम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनते हैं हमारे विकास के। तो फिर क्या हुआ कि विकास इस अवस्था में धीमा, फिर किशोरावस्था में अचानक से एक बच्चे के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, उसमें हर प्रकार के पक्ष के अंदर अचानक परिवर्तन आएंगे। इसलिए क्या होता है कि इस अवस्था में विकास की धीमी गति रहती है और चंचलता की उसके अंदर कमी रहती है। दूसरी बात, संवेदनशीलता, चिंतन, मनन आदि करने लगता है, यानी कि अब उसमें संवेदनशीलता प्रकट होगी, तर्क भी होगा, चिंतन के साथ क्या होगा, तर्क भी होगा, मनन भी होगा, वो बातों को सुनेगा भी, उनके अर्थ को भी पकड़ेगा, उसके बारे में प्रश्न भी पूछेगा, और एक किसी चीज को देखकर संवेदना की भावना जो होती है हमारे अंदर, एक फीलिंग्स जो होती है वो उसके अंदर अब पनपने लगेगी। ठीक है, तो संवेदनशीलता भी उसमें रहेगी, चिंतन रहेगा, चिंतन के साथ तर्क रहेगा, मनन भी करेगा, आदि चीजें वो करने इस अवस्था के अंदर करने लग जाता है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, आत्मनिर्भरता, पाई जाती है। मतलब इस अवस्था के अंदर क्या है कि आत्मनिर्भर हो जाएगा बच्चा, अब वो स्वयं से अपने काम कर सकता है। शिशुअवस्था में अपने परिवार पर डिपेंड था, अपने परिवार के लोगों से मतलब लोगों पर डिपेंड था, भूख लगी है बोलकर कुछ नहीं करेगा, खाना दे दिया खा लिया, ये रहेगा उसका। परंतु इस अवस्था में क्या है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने आप अपने काम करने लग जाएगा इस अवस्था के दौरान। फिर इस अवस्था के अंदर और क्या होता है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लग जाता है। काम करेगा और उसके कारण को जानने की कोशिश करेगा। कोई भी काम उसे कहोगे उस काम के कारण को जानेगा, बारीकी से तक उस काम के बारे में जानने की वो इच्छा जागृत करेगा। कुछ भी नया देखा उस चीज के बारे में जानने की इच्छा उसके अंदर होगी। कार्य और कारण ये दोनों चीजें उसके साथ साथ चलने वाली है इस अवस्था के अंदर। ठीक है, उस अवस्था के बाद में रचनात्मक कार्य करने लगता है। रचनात्मक कार्य भी वो करेगा इस अवस्था में, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी
वाले काम ऐसे वो करेगा जो आपको देखकर एक अलग लगेंगे, सबसे अलग काम वो करने की कोशिश इस अवस्था के अंदर करेगा। रचनात्मकता उसके काम में होगी, एक नयापन होगा उसके काम के अंदर, कुछ नया करने की एक लालसा उसके अंदर पैदा होगी। स्कूल में जाएगा, स्कूल से कुछ नया सीख कर आएगा, उसे आकर फिर आपके सामने वो पेश करेगा। इस प्रकार की एक रचनात्मकता उस बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। फिर बात करते हैं हम सामाजिकता व नैतिकता का विकास होने लगता है। यानी कि अब एक बच्चे के अंदर सामाजिकता आएगी और एक नैतिकता, एक आचरण, एक व्यवहार, बड़े छोटे में फर्क। पहले क्या था, शेष अवस्था में उसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, सब एक समान थे उसके लिए, वो किसी को भी कुछ भी कह सकता था। परंतु इस अवस्था में बड़े छोटे में एक अंतर समझने लगेगा, एक आचरण, एक व्यवहार, अनुशासन के अंदर रहना पसंद करेगा। सामाजिकता उसके अंदर आ जाएगी एक बच्चे के अंदर, दूसरों के व्यवहारों को, दूसरों के आदर्श और विचार व्यवहार को अपनाने की कोशिश करेगा, नैतिकता को अपनाने की कोशिश करेगा। इस अवस्था में नैतिकता पैदा हो जाएगी इस अवस्था के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी कि अब वो चीजों को सुनेगा, समझेगा, पढ़ेगा और उनको अपने माइंड में स्टोर करेगा। स्टोरेज की जो शक्ति होती है, एक प्रवृत्ति जो होती है चीजों को याद रखने की, वो चीजें अब इसके साथ होने लगेगी। वो चीजों को भूलेगा नहीं। आज उसने कहा कि आइसक्रीम खिलानी है मुझे, संडे को मुझे आइसक्रीम खिलाना, संडे तक उस बात को वो भूलेगा नहीं कि मुझे आइसक्रीम कितने बजे खिलानी है। अगर पापा ने भूलवंश भी उसे बोल दिया कि संडे को 8 बजे तुझे आइसक्रीम खिलाने जाऊंगा, तो संडे के 8 बजे तक वो उस बात को नहीं भूलेगा कि जब तक उसे वो चीज हासिल नहीं हो जाती, क्योंकि उसके अंदर अब एक संग्रहण की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हो चुकी है। उसके बाद बालक की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। बालक की रुचियों में परिवर्तन, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जब वो दूसरों के विचारों से मिलेगा, यानी दूसरों से मिलेगा या दूसरों की सामाजिक घर से बाहर जब वो निकलेगा, तो जब घर के अंदर जो विचार होंगे, उन विचारों को घर से बाहर निकलते वो विचार खत्म हो जाएंगे और नए विचार उनकी जगह ले लेंगे। इस प्रकार से हर 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसके विचार क्या है, बदलते रहेंगे। उसके बाद इस अवस्था के अंदर भाई बहनों में झगड़ा देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में क्या होगा कि द्वेष होगा। अगर बहन को अगर पापा ने कुछ ज्यादा दे दिया तो फिर भाई रोएगा, यानी कि द्वेष की भावना उन दोनों के अंदर होगी। इस वजह से उन दोनों के अंदर क्या होगा, झगड़े की प्रवृत्ति उनके अंदर रहेगी। एनी टाइम वो झगड़ेंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे दोनों, यानी कि बहन भाई में हमें झगड़ा देखने को इस अवस्था के अंदर मिलता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ और अवस्थाओं को, विशेषताओं को पढ़ते हैं। फिर इस अवस्था में क्या है, बहिर्मुखता आ जाती है। चीजों को बारीकी से अध्ययन करने की एक क्षमता जो है, वो चीज उसके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। फिर इसके बाद निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति विकसित होती है।
यानी कि बिना उद्देश्य के वो काम करेगा, यानी कि बिना उद्देश्य के घर से बाहर घूमता रहेगा सारे दिन। ठीक है, घर आया, स्कूल से आया, बैग फेंका और अपने घर से बाहर अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, उसके अंदर निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति क्या होगी, विकसित होगी। फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और अधिक प्रबल हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी, जिसके अंदर क्या हुआ कि लास्ट विशेषता हमने पढ़ी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। शेष अवस्था में जिज्ञासा थी, परंतु इस अवस्था में क्या है कि वो जो जिज्ञासा थी ये उस जिज्ञासा के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा परिपक्वता आ जाती है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है जिज्ञासा इस अवस्था के अंदर जाते जाते। तो ये कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था के शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था के शारीरिक विकास को पढ़ने से पहले एक बात याद रखना कि इस अवस्था के अंदर अगर हम लंबाई की बात करें तो इस अवस्था में लंबाई जो है वो 1 वर्ष में 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। ठीक है, दूसरी बात, इस अवस्था में शुरुआत के अंदर लड़कों की आयु लड़कियों की आयु से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये ज्यादा शुरुआत में, शुरू में। ठीक है, लड़कियों की ज्यादा, लड़कों की आयु क्या होगी, लंबाई क्या होगी इस अवस्था के अंदर शुरुआत में 108 सेंटीमीटर, लड़कियों की 107 सेंटीमीटर। यानी कि जब बाल्यावस्था की शुरुआत जब होती है, पहली बार तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि 1 वर्ष के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबाई ग्रोथ होती है बच्चे की। फिर दूसरी बात, इस अवस्था में क्या होगा, जब इस अवस्था की बाल्यावस्था की जब शुरुआत होती है तो लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में ज्यादा होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में ज्यादा होती है। लड़कों की लंबाई इस अवस्था की शुरुआत में 108 सेंटीमीटर होती है, लड़कियों की लंबाई 107 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जब शुरुआत होती है तो विकास धीमा होता है, परंतु इस अवस्था के अंदर आगे देखिए फिर क्या होगा, जब इस अवस्था के अंत में पहुंचेंगे यानी कि यहां पहुंचेंगे तो क्या होगा कि लड़कियों की लंबाई लड़कों की लंबाई से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लड़कियों की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लड़की की लंबाई लड़कों की लंबाई से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि शुरुआत में क्या था, लड़कों की ज्यादा लंबाई थी, लड़कियों की कम थी। अब क्या था, लड़कियों की ज्यादा हो जाएगी और लड़कों की कम हो जाएगी। यानी कि लड़कियों की लंबाई कितनी रह जाएगी, यहाँ 139.2 सेंटीमीटर और लड़कों की 138.3 सेंटीमीटर। क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालिकाओं के अंदर जो विकास की गति होती है वो तेज रहती है। लड़कों में विकास की गति क्या होती है, शारीरिक विकास की गति जो होती है वो धीमी होती है। मानसिक विकास दोनों का अवरुद्ध होता है, परंतु शारीरिक विकास लड़कियों का इस अवस्था में ज्यादा होता है। क्योंकि इसी कारण क्या होता है, लड़कियों के अंदर जो मैच्योरिटी जो होती है, यौन गुण जो होते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं। लड़कियां जल्दी ही क्या है, बड़ी दिखने लग जाती है। इस कारण होता है कि उनकी उम्र 12 से 13 वर्ष की उम्र में भी वो कितनी 15 या 16 वर्ष की उम्र के अंदर ही लगने लग जाती है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर एक का क्या होता है कि लड़कियों की लंबाई जो है वो लड़कों की लंबाई की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है जब इस अवस्था का अंत होता है, बाल्यावस्था का। ठीक है, तो लड़कियों की लंबाई क्या होगी बाल्यावस्था के अंत में 139.2 सेंटीमीटर और लड़कों की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर लंबाई होगी। फिर बात करते हैं इस अवस्था के अंदर हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन की बात करें तो इस अवस्था के अंदर 100 प्रति मिनट के हिसाब से हृदय धड़कता है। बाल्यावस्था में 140, शेष अवस्था में 140, बाल्यावस्था में 100 और किशोरावस्था में 72। फिर बात करते हैं इस अवस्था के अंदर हड्डियों की संख्या।
हड्डियां इस अवस्था में 350 होती है। हड्डियों की संख्या इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की हड्डियों की संख्या क्या होती है? 350 होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियों का जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको बताया कि शेषावस्था में एक बच्चे के मांसपेशियों का विकास कितना हो जाता है, कमेंट करके बताइए। बाल्यावस्था के अंदर कितना हो जाता है? 35%। शेषावस्था में मांसपेशियों का विकास कितना होता है, ये कमेंट करके मुझे बताइए। परंतु बाल्यावस्था के अंदर 35% तक हो जाता है और किशोरावस्था में ये विकास कितना हो जाता है? 65% हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास के अंदर हमने क्या पढ़ा कि लंबाई के अंदर हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि लंबाई के अंदर जब बाल्यावस्था की शुरुआत होती है तो लड़कों की लंबाई क्या लड़कियों की लंबाई से ज्यादा होती है। लड़कों की लंबाई 108 सेंटीमीटर होती है और लड़कियों की 107 सेंटीमीटर होती है। परंतु इस अवस्था के अंत में लड़कियों की लंबाई ज्यादा हो जाती है, लड़कों की कम रह जाती है। लड़कियों की लंबाई 139.2 सेंटीमीटर और लड़कों की लंबाई 138.3 सेंटीमीटर रहती है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के मानसिक विकास की। यहां तक स्पेस छोड़ लीजिए इसका। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के मानसिक विकास की। बाल्यावस्था के मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास में हम सबसे पहले बात करेंगे 7 वर्ष के बालक की। 7 वर्ष का बालक जो है, 7 वर्ष का जो बालक है वो क्या करेगा? छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करेगा। छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करेगा। और क्या करेगा? इस अवस्था के अंदर वो वस्तुओं में अंतर व समानता करने लग जाता है। यानी कि 7 वर्ष का बालक में मानसिक विकास के अंदर क्या होता है कि वो छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख यानी कि विस्तृत रूप से वर्णन उन अवस्थाओं की, उन घटनाओं का वो अब करने लग जाएगा जो चीज उसके साथ हुई है। स्कूल में जाएगा, कुछ भी नया होगा, घर पे आके उन चीजों के बारे में वो डिटेल से बताएगा आपको कि आज ऐसे किया, आज ऐसे किया, आज मैडम ने इतना कहा, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी घटनाओं के वो उल्लेख करने लग जाएगा। दूसरी, वस्तुओं में अंतर, छोटी बड़ी अलग डिफिकल्ट वस्तुओं के अंदर क्या करेगा? वो अंतर, उनकी समानता के बारे में जानने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं इस अवस्था के अंदर 8 वर्ष का बालक। 8 वर्ष का जो बालक है, 8 वर्ष का जो बालक होगा वो कहानी सुनेगा। कहानियां सुनकर उनका वर्णन, अर्थ व प्रश्न पूछने लगता है। यानी कि इस अवस्था के अंदर कुछ भी अगर कहानी उससे सुनाई गई तो उस कहानी का वर्णन वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने करने लग जाएगा। फिर उसका अर्थ भी जान जाएगा कि इस कहानी का क्या अर्थ था। यानी कि अर्थ को वो समझने लगेगा कि आपने उसे कोई कहानी सुनाई, ठीक है, और वो कहानी सुनाने के बाद में उसके अर्थ के बारे में अगर उससे पूछा तो उस अर्थ को वो बता पाएगा और उस कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न वो आपसे पूछने लग जाएगा इस अवस्था के अंदर। तो ये थी इसमें पहले, सबसे पहले क्या था मानसिक विकास में 7 वर्ष की। 7 वर्ष का बालक क्या करता है? छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लग जाता है। छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लग जाता है और वस्तुओं में अंतर और समानता करने लग जाता है। फिर बात आती है 8 वर्ष की, तो कहानी सुनकर उनका वर्णन, अर्थ और प्रश्न पूछने लग जाता है। अब बात करते हैं हम 9 वर्ष के बालक की। 9 वर्ष का बालक जो है वो समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है।
अब वो दिन को समझेगा, समय को समझेगा, दिनांक को समझेगा और वर्ष को समझेगा कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, समय में कितने घंटे होते हैं, दिन में मतलब दिन में कितने घंटे होते हैं और सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इन सब चीजों को वो क्या है कि वो समझने लग जाएगा। फिर हम बात करते हैं 10 वर्ष के बालक की। 10 वर्ष का बालक क्या करता है? बालक द्रुत गति से पढ़ने लग जाता है। गति से पढ़ने लगता है, द्रुत गति से पढ़ने लगता है और तार्किक और निरीक्षण की क्षमता विकसित होती है। उसके अंदर 10 वर्ष के बालक के अंदर क्या होगा कि वो चीजों को आसानी से और तेजी के साथ पढ़ने लग जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष तक वो क्या करेगा, उसे स्कूल जाते हुए अब 5 साल हो चुके हैं। 5 साल होने के बाद में क्या होगा कि अब उसके अंदर जो पढ़ने की जो प्रवृत्ति होगी वो तेज हो जाएगी। वो चीजों को अगर आपने उसे एक पेज पढ़ने के लिए कहा, वो तेजी से उस पेज को पढ़ जाएगा। ठीक है, शुरुआत के अंदर नहीं पढ़ सकता, परंतु 10 वर्ष का बालक एक तेजी से चीजों को पढ़ पाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 11 वर्ष का बालक। 11 वर्ष का जो बालक होता है, 11 वर्ष के बालक के अंदर कौन सी मानसिक क्रिया होती है? इस अवस्था के अंदर वो कठिन शब्दों को समझ पाता है, कठिन शब्दों को समझ पाता है, कठिन शब्दों को समझ पाता है। और क्या करता है? 2 विषयों में अंतर और तुलना करने लग जाता है। यानी कि अब उसके सामने संस्कृत का, इंग्लिश का, हिंदी का कोई भी ऐसा वर्ड जो बहुत ज्यादा कठिन है बोलने के अंदर, उस वर्ड को भी क्या करेगा, वो समझने लग जाएगा और उस शब्द को क्या है, बोलने लग जाएगा। फिर क्या बात आती है 2 विषयों की, यानी कि 2 ऐसे सब्जेक्टों की, उनके अंदर वो अंतर और तुलना वो करने लग जाता है। ठीक है, कब, कौन सी उम्र के अंदर? 11 वर्ष का बालक। फिर बात करते हैं हम 12 वर्ष के बच्चे की। 12 वर्ष का बालक जो होता है वो कार्य कारण के अंदर संबंध स्थापित कर लेता है। कार्य कारण में संबंध स्थापित, कार्य कारण में संबंध स्थापित वो करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम करेगा तो उसके कारण को जानने की एक इच्छा जो उसके अंदर होगी, वो इस अवस्था के अंदर क्या है कि यहाँ 12 वर्ष के अंदर पैदा हो जाएगी। और इस 12 वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है बच्चे के अंदर कुछ नया जानने की। 12 वर्ष के बच्चे को कुछ नया जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक मात्रा में रहती है। तो ये था मानसिक विकास। मानसिक विकास में सबसे पहले 7 वर्ष का बालक छोटी छोटी बाह्य घटनाओं का उल्लेख करता है और वस्तुओं में अंतर और समानता करने लग जाता है। 8 वर्ष का बालक कहानियां सुनेगा और उनका वर्णन भी करेगा, अर्थ भी पूछेगा और प्रश्न भी। ठीक है, 9 वर्ष का बालक समय को जान पाएगा, दिन को जान पाएगा, दिनांक को जान पाएगा, वर्ष को जान पाएगा। फिर 10 वर्ष का बालक द्रुत गति से पढ़ पाएगा और तार्किक और निरीक्षण क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाएगी, चीजों को समझने की और तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। 11 वर्ष का कठिन शब्दों को वो समझ पाएगा और 2 विषयों में क्या करेगा, अंतर और तुलना करने लग जाएगा। 12 वर्ष का बालक कार्य कारण में संबंध और जिज्ञासा सबसे ज्यादा है 12 वर्ष के बच्चे के अंदर रहती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। अब बात करते हैं हम संवेगात्मक विकास की, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास की। देखो, संवेगात्मक विकास के अंदर क्या होगा कि इस अवस्था में हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। देखो, समझने की बात है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, बुद्धि के अंदर क्या है, परिपक्वता आ जाती है। और जब किसी बुद्धि के अंदर हमारे मस्तिष्क में क्या परिपक्वता आएगी, तो हमारे संवेगों पे हमारा क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। कैसे कि देखो, आपको गुस्सा आया तो उस गुस्से को कंट्रोल कब कर पाओगे, जब आपकी बुद्धि के अंदर, आपके मस्तिष्क में परिपक्वता होगी।
आप परिपक्व होगे तभी आप किसी सिचुएशन को संभाल पाओगे। तो उस सिचुएशन को संभालना क्या है, आपके संवेगों पे नियंत्रण करना कहलाता है। और जब कब होगा वो ऐसी स्थिति, जब बुद्धि पे परिपक्वता आएगी। बुद्धि के अंदर अगर कोई परिपक्वता आती है तो क्या होगा कि हम संवेगों पे क्या है, नियंत्रण करने लग जाते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर तीव्र संवेगों में कमी आती है, में कमी रहती है, यानी अग्रेसिव बच्चा नहीं होगा जल्दी, किसी भी बात को सुनकर हैंड टू हैंड कोई भी तर्क नहीं करेगा, ठीक है, उसे जल्दी से तो समझ में नहीं आने वाली है, कुछ देर वो सुनेगा समझेगा और फिर वो तर्क करेगा। किशोरावस्था में क्या होता है, बात को सुनते नहीं है, उससे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इस अवस्था में तीव्र संवेगों के अंदर हमारी क्या है, कमी आ जाती है। फिर इस अवस्था में एक बात और मैंने बताई थी कि द्वेष की भावना, द्वेष नामक एक संवेग सबसे ज्यादा विकसित रहता है इस अवस्था के अंदर, ठीक है। और इच्छा पूर्ति न होने पर नकारात्मकता आ जाती है, यानी कि अगर बच्चे की कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, यानी कि उसके पापा ने उसको 8 बजे आइसक्रीम नहीं खिलाई संडे को, तो क्या होगा, उसके अंदर एक नकारात्मक भाव, यानी आज के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला ही नहीं है, इस तरह की नकारात्मकता उस बच्चे के अंदर आ जाती है इस अवस्था के अंदर। और उसके अंदर क्या होगा कि असफलता का भय, और असफलता भी कौन सी, वर्तमान असफलता। देखिए किशोरावस्था में जाने के बाद में हमारे पास दिमाग के अंदर हमेशा फ्यूचर की टेंशन रहती है कि फ्यूचर में अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, परंतु इस अवस्था के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो वर्तमान के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर उस चीज में अगर मुझे कुछ प्रशंसा नहीं मिली तो फिर क्या होगा, वो उस चीज के बारे में सोचता है, यानी कि वर्तमान असफलता के बारे में बच्चा इस अवस्था के अंदर सोचता है। और इस अवस्था में वो आनंद रहता है, उसके अंदर उल्लास रहेगा, प्रफुल्लता रहेगी, ठीक है। इस अवस्था में वो आनंद में रहेगा, उल्लास में रहेगा, प्रफुल्लता में रहेगा। इस प्रकार की अवस्था ये होती है, इस प्रकार का संवेगात्मक विकास एक बच्चे के अंदर होता है इस अवस्था के अंदर। इसमें क्या है, बुद्धि परिपक्व होगी, बुद्धि परिपक्व होने के कारण हमारे संवेगों पे हमारा नियंत्रण स्थापित होगा। तीव्र संवेगों में जल्दी से कोई भी अग्रेसिव नहीं होंगे, कमेंट नहीं करेंगे किसी बात पे। द्वेष, किसी अपने साथी या अपने मित्र को अगर किसी ने प्रशंसा कर दी तो उसके प्रति क्या होगी, द्वेष की भावना विकसित हो जाएगी। इच्छा पूर्ति ना होने पर, कोई काम उसका नहीं बन पाने पर नकारात्मकता उसके अंदर बन जाएगी। असफलता, यानी कि जो काम वो वर्तमान में कर रहा है उस काम को लेकर असफलता रहेगी। आनंद, उल्लास और प्रफुल्लता उसके अंदर रहने वाली है इस अवस्था के अंदर। तो ये था संवेगात्मक विकास। अब हम थोड़ा सा सामाजिक विकास को और पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास। देखिए सामाजिक विकास के अंदर क्या होगा कि वो विकास जो हमारा समाज के आचरण और समाज के व्यवहारों को अपनाने वाला विकास है हमारा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और समाज के अन्य बातों को अगर अपनाते हैं तो वो हमारा सामाजिक विकास है। क्योंकि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, टोली व समूह की अवस्था। टोली व समूह की अवस्था कहा जाता है क्योंकि टोली और समूह, समूह क्या होता है, दो परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समाज बनाते हैं ना। और समाज, दो परिवार बनेंगे, 3 परिवार बनेंगे तो क्या, और एक समूह बनेगा, और एक समूह ही क्या होता है, समाज होता है। और इसीलिए इसे सामाजिक विकास के अंदर इसे सामाजिकता की अवस्था भी कहा जाता है। एक बच्चे की सामाजिकता की अवस्था भी कहते हैं, एक बालक के सामाजिकता की अवस्था भी कहते हैं। और इस सामाजिकता के कारण उसके अंदर सहयोग, मित्रता और सद्भावना, ये गुण उसके अंदर क्या होंगे, पैदा होंगे, ठीक है। इस अवस्था के अंदर क्या होगा, सहयोग, मित्रता और सद्भावना की भावना। अपने दोस्तों का सहयोग करने के लिए वो कुछ भी कर जाएगा, अपने मित्र, नए नए मित्र बनवाएगा और क्या करेगा, उनका सहयोग करेगा और एक सद्भावना रहेगी। और सद्भावना के साथ वो एक नेता बनने की चाह उसके अंदर रहेगी कि मैं अपने ग्रुप के अंदर ऐसा हूं कि मेरी बातें सारे सुने, इस तरह की एक भावना उसके अंदर विकसित होगी। और दूसरी बात, इस अवस्था में क्या है, बहिर्मुखता आ जाती है।
कृत्रिमता आ जाती है। दूसरी बात, मित्र का चयन स्वयं करता है, मित्र का चयन स्वयं करता है और उसके आचरणों को अपनाता है, आचरणों को अपनाता है। ठीक है। और अगर कोई प्रशंसा नहीं मिलने पर प्रशंसा की इच्छा व्यक्त करता है। देखिए, मित्र का चयन खुद करेगा, क्लास के अंदर वैसा दोस्त ढूंढेगा जो उसके विचारों से मेल खाता हो, इस प्रकार से एक दोस्त ढूंढेगा और उसके विचारों को अपनाने की कोशिश करेगा। फिर दूसरी बात, प्रशंसा की इच्छा व्यक्त करता है। प्रशंसा की इच्छा की व्यक्त का मतलब होता है कि इस अवस्था के अंदर एक बच्चा जो है कुछ भी काम करेगा वो किस लालच में करेगा कि मुझे इस काम को करने के बाद क्या मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। तो ये थी हमारा सामाजिक विकास और ये थी हमारी बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगली वीडियो के अंदर हम अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।